हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल रही थी, उसकी वजह है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ और अब आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलती जाएगी। साथ ही साथ आपको ये बता देता हूँ कि ये आपके न्यू सिलेबस पैटर्न पे भी आधारित है। पहले वाले पे भी था और नए वाले पे भी था, क्योंकि कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर आप नए सिलेबस पे पढ़ रहे हैं तो आप इसे अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड चैप्टर में इसे पाएंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज के टॉपिक पर। पिछली वीडियो में हमने अब तक के हाइब्रिडाइजेशन के पूरे प्रोसेस को देख लिया है। अब हम वेस्पर थ्योरी को देखेंगे। वेस्पर थ्योरी का मीनिंग होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और उसे ही शॉर्ट में VSEPR थ्योरी भी कहते हैं। हिंदी में इसे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत भी कहते हैं। अब बात करते हैं इस थ्योरी की। तो थ्योरी में कुछ खास है नहीं ऐसा जो आपको ना समझ में आए, बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, और समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही आ जाएगा। तो एक वर्ड में कह सकते हैं कि जिसने इसको समझ लिया उसके लिए आसान, जो ना समझ पाया उसके लिए वेस्पर थ्योरी महान। क्या 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 बेवकूफ लड़की। ठीक है, सिंपल सी एक लाइन में सारी व्याख्या हो गई। अब बात करते हैं इस थ्योरी की। इस थ्योरी में कहना क्या है। सबसे पहली बात आती है कि हम इसे पढ़ ही क्यों रहे हैं, वेस्पर थ्योरी को पढ़ना ही क्यों। तो सबसे पहले अपने आप से कोई चीज़ पढ़ने से पहले क्वेश्चन कर लिया कि इसका काम क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर वेस्पर थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो सिंपल सी बात है, जो इससे पहले आपने कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो इतना लायक नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बता सके, उसकी क्या कहते हैं ज्योमेट्री को हिंदी में, ज्यामिति को बता सके, उसके शेप उसके स्ट्रक्चर को बता सके, वो इतना लायक नहीं था। तो इसकी वजह से हमें वेस्पर थ्योरी की ज़रूरत पड़ी और हमने वेस्पर थ्योरी को देखा। तो इसका काम क्या है, तो अभी मैंने पीछे बिना बताए बता दिया कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को, उसके शेप को ज्ञात करने के लिए हम इस थ्योरी का यूज करते हैं। क्योंकि जो लुईस का कॉन्सेप्ट था वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने लायक नहीं था, एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। इस वजह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को समझाने के लिए सिज्विक और पावेल नामक दो साइंटिस्ट ने 1940 में वेस्पर थ्योरी को प्रेजेंट किया, उसका फॉर्मेशन किया। सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। बाद में इस थ्योरी को थोड़ा और डेवलप किया गया था, और उस जिन्होंने इसको डेवलप किया था उसका नाम था गिलेस्पी और नाइहोम। ठीक है, ध्यान से याद रख लीजिए, पहला काम किसने किया, सिज्विक और पावेल ने। फिर बाद में उसको और डेवलप किसने किया था, तो गिलेस्पी और नाइहोम ने। दिमाग में बैठ गया। शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, हर एक इंसान का पहला वर्ड उठा लीजिए और उसको शॉर्ट फॉर्म में रख लीजिए, आपका ट्रिक बन जाएगा और आपको याद करने में आसानी भी नहीं होगी, मतलब आसानी होगी, कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो आप वैसे करके भी याद रख सकते हैं। अब हम इसके कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट को जान लेते हैं कि हाँ वेस्पर थ्योरी के क्या रूल हैं। और हमारी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा अभी भी जुकाम कंटिन्यू है, तो अगर वॉइस में कोई दिक्कत आ जाए तो आप थोड़ा सा सहन कर लीजिएगा, और कुछ नहीं कहना है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस अब चलते हैं अपनी टॉपिक पर, और जल्दी से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, ज्यामिति या उसका शेप उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के ऊपर डिपेंड करती है। एक लाइन में समझ में आ जाएगा। वेस्पर थ्योरी क्या है, कोई भी मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की जो जियोमेट्री है, जो उसका शेप है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री और उसका शेप। आई बात समझ? तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम आगे और सुनिए।
अणु के लोन पेयर यानी कि मॉलिक्यूल के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना अधिक प्रतिकर्षण होगा, जितना कम रिपल्सन होगा, मॉलिक्यूल उतना ही अधिक स्टेबल होगा, उतना अधिक स्थायी होगा। यानी कि उनके बीच में अगर जितना कम प्रतिकर्षण होगा, जितना कम रिपल्सन होगा, मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा, मजबूत होगा। अब सुन लीजिए कि वेस्पर थ्योरी के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला कि जैसा कि हम जानते हैं कि वैलेंस सेल में संयोजकता कोष में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो उसका सेंट्रल एटम होता है यानी कि केंद्रीय परमाणु होता है, उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर इस टाइप से अरेंज रहते हैं कि वो एक दूसरे से सबसे अधिकतम दूरी पे हो, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहें, जिसकी वजह से उनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो। बात समझ रहे हैं? वो एक दूसरे से इसलिए दूर रहते हैं ताकि उनके बीच में सबसे कम प्रतिकर्षण हो, सबसे कम रिपल्सन हो। अगर आपके मन में डाउट है कि ये इतने दूर दूर या कहीं भी क्यों रह जाते हैं, तो उसकी वजह ये है, इस वजह से रहते हैं कि ताकि उनके बीच में सबसे कम प्रतिकर्षण हो, वो उस दूरी पे अरेंज रहते हैं जहां पे उनके बीच में सबसे कम रिपल्सन हो सके। ठीक, अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, सारा डाउट खत्म हो जाएगा। एक नहीं, मैं 3-3 4-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनिए। एग्जाम्पल में आप BeCl2 को ले लीजिए, लेकिन मैं देखिए बिना एग्जाम्पल के भी बता रहा हूँ। देखिए, किसी सेंट्रल एटम के अगर वैलेंस सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो तो वो एक दूसरे से 180 डिग्री पर मतलब 180 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट रहेगा या अरेंज रहेगा। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, BeCl2, इसमें Cl के 2 मॉलिक्यूल हैं और Be क्या है आपका सेंट्रल एटम, Be आपका केंद्रीय परमाणु है। अब इस Be के दोनों साइड आप Cl को रख दीजिए। आप कहाँ रखेंगे, आप अपने से सोचिए ना, आप Cl को कहाँ पे रखेंगे कि वो एक दूसरे से सबसे अधिकतम दूरी पर हो? आपके मन में डाउट ही नहीं रहेगा। तो आप कहेंगे सीधी रेखा में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में। क्यों? क्योंकि उसी कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे से सबसे अधिकतम दूरी पर रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पे इनके बीच का जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री एंगल क्रिएट होता है। बात समझ तो आ ही गई होगी, नहीं आई होगी तो फिर से सुन लीजिएगा, आ जाएगी। वरना आपको परमिशन है, जहां मन आप वहां रख लीजिए, लेकिन इनके बीच की दूरी सबसे अधिकतम होनी चाहिए। बस मुझे इससे मतलब है। अगर आपके वैसे अरेंज करने के बाद अगर इसके बीच की दूरी 180 डिग्री एंगल से ज़्यादा हुई तो आपके लिए नया रूल बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल की। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, समझने की एकदम भरपूर कोशिश करिएगा। अब हम इसी लाइन में थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, यानी कि किसी सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो, या कह सकते हैं कि किसी सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल के चारों तरफ अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो तो वो एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होने चाहिए या होंगे। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो उसी कंडीशन में एक दूसरे से सबसे अधिकतम दूरी पर प्रेजेंट रहे होंगे। बात समझ में आई? एक तरीके से आप वेस्पर थ्योरी को ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि ये एक घर की बात है, एक फैमिली की बात है। एक फैमिली की मम्मी है और उनके बेटे हैं, और इनके बीच में कितना भी झगड़ा हो जाए, मम्मी इन लोगों से कहती है कि बेटा तुम चाहे कितना लड़ लो, झगड़ लो, कुछ भी कह लो, रहना तो तुमको साथ ही में है। तो इससे बढ़िया है कि हम तुम लोग को मारें, उससे पहले तुम लोग आपस में दूरी बनाकर, इतनी दूरी बनाकर रहो कि इस घर में रह भी पाओ और कोई लफड़ा भी ना हो। किसी के मन में ये डाउट नहीं ना है कि रिपल्सन मतलब क्या होता है? रिपल्सन मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन, यानी कि एक दूसरे से प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे को ये पसंद ही नहीं करते, नफरत करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, जितनी अधिकतम दूरी हो सके। अगर 3 लोग प्रेजेंट हैं, ऐसे समझिए, अगर 3 लोग प्रेजेंट हैं तो एक जगह पर, एक सर्कल में कितनी दूरी पर रह सकते हैं? तो अधिकतम 120 डिग्री एंगल की अगर दूरी बनाकर रहेंगे तो वो एक दूसरे से वो सबसे अधिकतम दूरी पर रह सकते हैं। आपको बात समझ में आएगी? कल को अगर संख्या बढ़ जाए और ये 3 की जगह 4 हो जाए तो इनका एंगल बदल जाएगा, तब 109
डिग्री और 28 मिनट हो जाएगा। ये सब आपने हाइब्रिडाइजेशन में देख भी लिया है और समझ भी लिया है, तो मुझे आशा है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। रही बात अभी ये जो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे उसमें कौन सा शेप बनता है, तो आपको पता होगा ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि आपने हाइब्रिडाइजेशन में देखा ही है। तो आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, आप लोग को एक एग्जांपल समझा भी देता हूं। आप यही BF3 एग्जांपल को समझ लीजिए, चाहे आप BF3 लीजिए चाहे BCl3 लीजिए, बात वही पड़ती है, ठीक है। पहली बात, B का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है, पता है। फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है, पता है, ठीक है। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको पता चलता है कि इसके अंतिम कोष में वैलेंस शेल में कुल 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और कैसे होते हैं वो आपको ऊपर दिख रहा है। दूसरा, जब आप क्लोरीन या फ्लोरीन जिसको भी आप ले रहे हैं, अगर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिटल में या वैलेंस शेल में कुल 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। आपको सबसे मेन बात ये पता है, हर कोई चाहता है कि हम अपना अष्टक कंप्लीट कर लें। सो अष्टक कंप्लीट करने के लिए ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी के बीच में बॉन्ड कब बनेगा? तभी बनेगा जब वो किसी चीज़ मतलब इलेक्ट्रॉन का साझा करें, ठीक। डाउट क्लियर? तो बस यही B और जो F है ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से साझा करते हैं, और जो साझा करते हैं वहीं पे आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। तो एक B इससे साझा कर लेता है, और एक B और एक F इधर साझा कर लेता है, और एक B और एक F इधर साझा कर लेता है। तो इस वजह से क्या होता है? इस वजह से इनके बीच में 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, एक ये, एक ऊपर, एक ये बगल में, 3 बन गए। साथ ही साथ इन सभी का अष्टक भी कंप्लीट हो गया, इन सब का अपना इंडिविजुअल अष्टक भी कंप्लीट हो गया, यानी कि ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने आपको हर तरीके से समझा दिया है। 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो गया, और इन सभी के अष्टक भी कंप्लीट हो गए, और जो बाकी जो बॉन्ड में हैं, जो पेयर में वहाँ पे पड़े हुए हैं, जिनमें कोई बॉन्ड नहीं बना है, उन्हें कहते हैं नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माफ़ कीजिएगा। जो पेयर में है लेकिन अपना शांति से कोने में पड़े हैं, वही है आपके नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब आपको लिख के दिखा दिया गया है, आप बच्चे भी नहीं हैं, समझ में आ गया होगा। तो आपका वेस्पर थ्योरी का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए क्या है। बहुत ही सिंपल है और कुछ है भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको इतना कुछ समझा दिया है कि आपको अब हर कुछ लगेगा कि पढ़ा हुआ है। जैसे इस रूल का कहना है कि किसी मॉलिक्यूल की जो शेप होती है, जो उसकी ज्योमेट्री होती है, वो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। कोई डाउट? अभी मैंने बताया ना, बस वही सिंपल चीज़ है। जो भी इनका जो स्ट्रक्चर है, जो भी इनका शेप है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो जियोमेट्री डिपेंड करती है किसके ऊपर? बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर, ठीक। अब आते हैं तीसरे रूल पे। किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक स्थान कवर करता है तथा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम स्थान घेरता है या कवर करता है। इसके कारण लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन सबसे अधिक होता है तथा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन सबसे कम होता है। अब जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये वही फिगर जो हमने पीछे यूज किया था, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या देखा? वहाँ पे हमने पता चला कि ये जो चीज़ें हैं, देखिए इस F पे कुल 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर हैं और एक नीचे है जो B के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक। ऐसा ही हर F के साथ है, ठीक है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये कम स्पेस कवर करता है। क्यों? क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन, अब भले इसे आप इलेक्ट्रॉन पेयर कह लीजिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर का संबंध दोनों लोगों से है, F से भी है और B से भी है। लेकिन जो ये बाकी के 6 बचे हुए हैं, इनका संबंध सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से है, तो इस वजह से ये ज़्यादा समय घेरते हैं, ज़्यादा एरिया घेरते हैं, या कह सकते हैं ज़्यादा स्थान घेरते हैं। तो इसी वजह से जो नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा एरिया घेरते हैं, ज़्यादा जगह घेरते हैं, और जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम जगह कवर करते हैं। फिर से रिपीट, आप भी यार पीछे करके देख लीजिएगा, मैं क्यों रिपीट करूं। आप एक बार पीछे जाइए और सुन लीजिए, आपका टाइम भी बच जाएगा और मेरा भी टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो
अच्छा, एक मास्टर स्ट्रोक भी नोट कर लीजिए जो आपके नोट्स की सुंदरता को और बढ़ा देगा। वो ये है कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनके बीच में रिपल्सन का क्या ऑर्डर है, यानी कि लोन पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, या बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, यानी कि किस में सबसे अधिक रिपल्सन होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, लोन पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में सबसे अधिक रिपल्सन होता है। फिर उससे कम लोन पेयर और बीपी के बीच में होता है। बीपी यानी कि बॉन्ड पेयर, ठीक है। बीपी का कुछ अलग मीनिंग मत निकालिएगा, क्योंकि हम जिस एज के क्राइटेरिया में हैं वहाँ पे हम अच्छी मीनिंग निकाल लिया करते हैं, क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजर चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और सबसे लास्ट, बीपी और बीपी के बीच में सबसे कम प्रतिकर्षण होता है, सबसे कम रिपल्सन होता है। तो आज का सब कुछ हो गया है। अब मैं आपको इसी वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपके माइंड और क्लियर हो जाए। हमने 2 एग्जाम्पल पीछे देख ही लिया है, BeCl2 देख लिया है, BF3 देख लिया है। अब हम आगे CH4 को देख लेते हैं, ठीक है। तो CH4 यानी कि टेट्राहेड्रल, इसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। कैसे पता, क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा है। सिंपल सी बात है, CH4 मतलब कार्बन, कार्बन इसमें सेंट्रल एटम है, और हमें पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, पता ही है, सबको पता है, बिल्कुल 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 पता है यार। आगे चलिए, कार्बन का 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसके वैलेंस सेल में इसके लास्ट ऑर्बिटल में जल्दबाजी नहीं, इसके लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और हमें पता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने C को बनाया, C आपका सेंट्रल एटम है, और इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन को रख दिया, ठीक, रख दिया, हो गया। अब H हमने रख दिया। अब H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये इनसे क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे, ये आपस में एक दूसरे से साझा करेंगे, यानी कि इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हाइड्रोजन है तो इसका तो 2 कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसका भी ऑर्बिटल भर जाएगा, और जो आपका ये कार्बन है उसका आपका अष्टक यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि दोनों का फ़ायदा, किसी का घाटा नहीं। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है वो भी जान लीजिए। तो जाहिर सी बात है, ये एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड ही शेयर कर रहे हैं, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बस, और तो कुछ है नहीं। और इनका शेप कैसा बन के क्रिएट होगा वो आपको पता ही है, टेट्राहेड्रल। और इनके बीच में एंगल कितना होगा, जिस एंगल में इनके बीच में सबसे कम रिपल्सन हो तो वो है 109 डिग्री और 28 मिनट, और हम इसे मोस्टली कहते हैं कि 109.5 डिग्री, यानी कि 109.5, मतलब वही समझ लीजिए। तो 109.28 डिग्री ये एकदम सही है, 28 मिनट, माफ़ कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा 10% गलती मेरे जुखाम की वजह से भी हो रही है, और बाकी का तो हम हो ही ख़राब, छोड़िए। आगे चलते हैं अपने अगली टॉपिक पर। बस ये हो गया, एक एग्जांपल और देखना चाहेंगे कि बस इतना काफ़ी है? मेरे ख्याल से इतना सही है ना, ठीक है ना, रहने देते हैं, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ जाएगी तो लाइक कर लीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, सब चल ही रहा है। और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी, और अगली वीडियो जल्दी आएगी, जो कि बहुत जल्दी आएगी और बहुत जल्दी आके आपको खुश करेगी। हो सकता है ना पसंद आए तो दुखी भी कर सकती है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी इच्छाओं पर खड़ा उतरूँ। तो बस चलते हैं, आज के लिए इतना ही, टाटा, गुड नाइट, गुड बाय, और अगर सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।